रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रचना शाम की चाय लेकर हॉल में आती है। तभी उसकी सास मालती अपनी बहन से फोन पर बात करते हुए कहती है, बधाई हो जीजी, अब तो तुम भी गंगा नहा लोगी मेरी तरह। हाँ हाँ, चिंता ना करो, मैं तो समय से पहले ही अपने परिवार को लेकर टपक पड़ूंगी वहाँ। रखती हूँ, हाँ जल्दी मिलते हैं। कहाँ पर टपकने की बात कर रही हो सासू माँ? तुझे बड़ी पंचायत है, बता रही हूँ, पहले चाय तो पिला दे। हाँ लो, चाय मैंने पीने के लिए ही बनाई है, फेंकने के लिए नहीं। अरे कोई हमें भी तो चाय पानी पूछ लो, मैं भी इसी घर की हूँ भाभी, कोई पराई नहीं। अरे ननद जी, पराई हो नहीं तो जल्दी हो जाओगी, बस कोई बकरा तो मिले तुम्हारे लिए। ऐसे फुसफुसाया मत करो, डायन लगती हो। हाय राम, अपने से बड़ी भाभी को डायन कहा तुमने? मैं डायन हूँ तो तुम चुड़ैल हो। अब ननद भाभी की बहस होते देखकर मालती दोनों की तरफ एक एक तकिया फेंक कर कहती है, दैया रे दैया, तुम्हारी लड़ाई करवाने के लिए तो चिंगारी लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम ननद भाभी के चक्कर में बात भी मेरे दिमाग से निकल गई। हाँ बोलो माँ, किससे बात कर रही थी आप? तेरी मौसी का फोन था, उसकी बेटी का ब्याह है तो हम सभी को गांव में जाना है। और पहले ही बता रही हूँ, गांव जाकर अपनी ये नौटंकी वहाँ चालू मत कर देना, वहाँ संस्कारी लोग रहते हैं। अरे तो हम क्या कबाड़ी भिखारी हैं? हम तो नहीं, लेकिन आपकी हरकतों को देखकर मुझे कभी कभी ऐसा एहसास जरूर होता है। इतना कहकर स्वीटी हंसते हुए अपनी चाय लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी भाभी रचना अभी उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन मालती उसे कोई दूसरा काम बताकर व्यस्त कर देती है। स्वीटी और उसकी भाभी रचना का रिश्ता मानो एकदम कच्ची कैरी की तरह था, कभी बहुत खट्टा तो कभी बहुत मीठा। इसीलिए दोनों एक दूसरे के आसपास कम रहा करते। समय बीतता है और मालती अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचती है, जहां उसकी बहुत आओ भगत होती है। लेकिन रात का खाना खाने के बाद सोने की बारी आती है तो स्वीटी की मौसी दोनों ननद भाभी को एक छोटे से कमरे में ले जाकर कहती है, चलो बिटिया बहुरिया, अपना सामान कोने में पटको और पसर जाओ। मतलब क्या है आपका मौसी जी? हम कुछ समझे नहीं। हाय दैया, तुम जैसे शहरी बुड़बक नहीं देखे। अरे हमार मतबल है कि तुम ननद भाभी एक ही कमरा में रहोगी, समझी कि समझाएं? एक कमरे में? ये बकलोल इतना चिल्लाए काहे रही है? सब सोए लोगन को जगाना चाहत है का? लेकिन मौसी, हमारा एक कमरे में गुजारा नहीं होगा। हाँ तो तुम्हारे गुजारे के लिए खेत में पलंग लगवा दे। अरे शादी ब्याह का घर है और यही कमरा बचा है। हटो, अब दुल्हन की माँ है हम, खराब करने के लिए हमरे पास बखत नहीं है। इतना कहकर दोनों को साइड करते हुए वो चली जाती है। दोनों ननद भाभी एक दूसरे की तरफ देखते हुए मालती के कमरे में जाती हैं, जहां वो पहले से ही गांव की औरतों के बीच लेटी हुई खर्राटे ले रही थी। उसे देखकर दोनों ननद भाभी हैरान होकर कहती हैं, माँ का तो हमसे भी बुरा हाल है, कैसे औरतों के बीच पड़ी हैं गहरी नींद में। हाँ स्वीटी, मजबूरी में ही सही रह लूंगी मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में, लेकिन मुझसे पंगे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने काम मुझे मत बताओ। इतना कहकर स्वीटी कमरे की तरफ चली जाती है तो रचना भी भागते हुए कमरे में जाती है। रचना चटाई और चादर बिछाकर अपना बिस्तर लगाती है कि तभी स्वीटी आकर बिस्तर पर लेट जाती है और कहती है, शुभ रात्रि भाभी। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि मुझसे पंगे मत लेना, पर कुत्ते की पूंछ कहाँ सीधी होती है। इतना कहकर वो बिस्तर जोर से खींचती है और स्वीटी लुढ़कती हुई जमीन पर आ गिरती है। अब पूरी रात दोनों ननद भाभी में बिस्तर को लेकर खींचातानी चलती है। सुबह जब मालती अंगड़ाई लेती हुई उनके कमरे में आती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर सोए हुए थे। तभी वहाँ चम्मच से थाली बजाते हुए मौसी आती है और दोनों ननद भाभी की नींद खुलती है। अरे कौन ससुर का नाती ढोल पीट रहा है? ससुर का नाती नहीं, मौसी बर्तन पीट रही है। का रे छोटी, तोहरी बेटी और बहुरिया दोनों एक नंबर की आलसी लागत है। अरे इनका काम पर लगावा, शादी का घर है। हाँ हाँ जीजी, कहती हूँ, आप जाकर और रिश्तेदारों को देख लो ना। मौसी के जाते ही दोनों ननद भाभी मालती के सामने मासूम सा चेहरा बनाकर कहती हैं, हम ना रह पाएंगे एक कमरे में। अरे अभी तो दोनों आराम से एक दूसरे के साथ सो रही थी, तो अब क्या दिक्कत है? देखो, दिक्कत जो भी हो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये गांव है और हम यहाँ शादी में आए हैं, आराम फरमाने नहीं। अरे लेकिन एक कमरे में हम ननद भाभी की रातें कैसे छीना छपटी में गुजरी है, मैं ही जानती हूँ। सासू माँ, कुछ तो जुगाड़ करो। ओहो, कुछ दिन की तो बात है,
अभी क्या तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं नया कमरा बनवाऊं? चुपचाप उठो दोनों और मिलकर धान कूटो। अब दोनों ननद भाभी समझ जाती हैं कि शादी तक उन्हें इसी कमरे में रहना पड़ेगा। दोनों मुंह लटकाए काम पर लग जाती हैं। दिन गुजरते हैं और शादी के लिए आए रिश्तेदारों के सामने ननद भाभी के कमरे को लेकर कोई ना कोई कहासुनी हो ही जाया करती। शादी से ठीक 2 दिन पहले दुल्हन का कोई दूर का भाई नितिन आता है और कहीं जगह न मिलने पर दोनों ननद भाभी का कमरा खाली देखकर वहीं पर सो जाता है। रात को जब दोनों ननद भाभी थकी हारी कमरे में आती हैं, तो उसे वहां देखकर रचना चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये हमारे कमरे में कौन फैला पड़ा है? मुझे क्या पता भाभी, मैं तो यहाँ आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को जानती भी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन ये हमारे कमरे में कैसे सो गया? वैसे ही एक कमरे में हम मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं, अभी इसको नहीं सह सकते। हाँ, अभी इसको उठाती हूँ। इतना कहकर स्वीटी नितिन को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। दोनों ननद भाभी को गुस्सा आने लगता है। तभी रचना को एक आइडिया आता है और वो अपनी ननद के साथ मिलकर जैसे तैसे गहरी नींद में सोए नितिन को घसीटते हुए तबेले में छोड़ आती है। सुबह जब तबेले में नौकर भैंसों का दूध निकालने आते हैं, तो नितिन को गोबर से सना लेटा हुआ देखकर हैरान होकर कहता है, अरे बाप रे, ये कौन पीका पड़ा है? मौसी का बुलावत है हम। तभी नौकर मौसी और बाकी सभी को तबेले में लेकर आता है और नितिन को दिखाते हुए कहता है, देखिए तो कौन पीका ढेर पड़ा हुआ है। ये नशेड़ी लोगों का बिना कोई ठीक ठाक नहीं होता है, साला कहीं भी पड़ जाते हैं। अरे ऊपर से गोबर के कारण ससुरे का शकल भी नहीं दिख रहा है। दैया, ये तो हमरे दूर के भाई का बेटा नितिन है, पर यहाँ क्या कर रहा है? लोगों की आवाज सुनकर नितिन की आंखें खुलती है और खुद को लोगों और जानवरों से घिरा देखकर वो कहता है, मैं तो कमरे में सोया था, यहाँ कैसे आया? कैसा गोबर गणेश लग रहा है भाभी ये। चुप कर, वरना सबको पता चल जाएगा कि हमने ये हरकत की है। दोनों की ये बात मालती सुन लेती है, लेकिन शादी के चलते चुप रहना ही बेहतर समझती है। अब शादी का दिन आता है। ननद भाभी दोनों कमरे में तैयार हो रही थी। तभी उनके शीशे देखने को लेकर उनमें बहस होती है। तभी स्वीटी गुस्सा होकर तैयार होने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने लगती है और उसे एक कमरा खाली दिखता है। लेकिन इस बात से अनजान स्वीटी के उस कमरे में भगवान का मंदिर है। वो चप्पल पहनकर ही चली जाती है और तैयार होने लगती है। कुछ देर में बारात आती है तो पता चलता है कि दुल्हन ही शादी से फरार है। ये सुनकर मौसी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी एक औरत इस अपशगुन हो जाने का दोष स्वीटी को देती है, क्योंकि वो चप्पल पहने मंदिर वाले कमरे में गई थी। ये बात सुनकर मालती कहती है, क्या ये सच है स्वीटी? जब ननद भाभी का एक कमरा दिया है तो तू मंदिर वाले कमरे में चप्पल पहनकर क्यों गई? माँ, वो भाभी से मेरी बहस हो गई थी इसलिए। हाय दैया, तुम ननद भाभी के चक्कर में हमारी बेटी की शादी में तो अपशगुन हो गया ना। लेकिन आपकी बेटी भाग गई तो इसमें स्वीटी का क्या दोष? वो तो आपकी बेटी लेकर नहीं भागी ना। बहुत चुप कर। स्वीटी के चप्पल पहनकर मंदिर वाले कमरे में जाना अपशगुन हुआ और उसके कारण ये मुसीबत आई। सभी परेशान हो जाते हैं। तभी कुछ देर में दुल्हन लौट आती है, क्योंकि जिसके साथ वो भागी थी वो डर कर आधे रास्ते से ही भाग गया। अब जल्दी से शादी संपन्न होती है और मालती अपने परिवार के साथ शहर लौट आती है। लेकिन वहाँ से आने के बाद दोनों ननद भाभी अब एक दूसरे के कमरे में बातें करने जाया करती। आलिया पार्लर से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी फ्रेंड भावना के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है। आलिया को मेकअप करना हद से ज्यादा पसंद था। आलिया अपनी फ्रेंड भावना को भी अपने साथ पार्लर में ले जाती है। भावना उसके साथ ब्यूटी पार्लर जाते वक्त बोलती है, अबे यार, क्या मिल जाता है तुम लोगों को 4 किलो मेकअप पुतवा कर? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुझसे। तेरे साथ साथ मुझे भी हफ्ते में 3 से 4 बार पार्लर आना पड़ता है। तो क्या हो गया? मैं तो यही बोलूंगी कि तू भी पार्लर में अपना मेकअप करवाया और मेरी तरह झकास दिखे एकदम। नहीं नहीं, मेरे से ये मेकअप शेकअप नहीं होगा, तू ही खुश रह। मुझे तो मेकअप करना बहुत पसंद है। अरे इतना पसंद है ना कि कोई मुझे कहे ना कि सारा दिन शीशे के आगे बैठकर मेकअप कर, तो भी कर लूंगी। अरे मैं तो मेकअप में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हाँ, ये बात कुछ काम की बोली तूने, क्योंकि आजकल सबको मेकअप और फैशन का पैशन है। तू इसमें बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। अरे मैं तो वर्ल्ड की सबसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और वैसे भी आज मैं अपने मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल के बाद ना
उस पार्लर वाली से मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स की बात करने वाली हूँ। हाँ बहुत सही है, चल पार्लर भी आ गया, बातें करते हुए पता भी नहीं चला। इतना बोलकर भावना और आलिया दोनों ही पार्लर में जाती है। मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही 3 लोगों को वेटिंग में बिठाकर काम कर रही थी। उसके साथ उसने 3 लड़कियों को अपने पार्लर में सीखने के लिए भी रखा हुआ था। वो सभी किसी का नेल एक्सटेंशन कर रही थी तो किसी के हेयर कट कर रही थी। आलिया उन लोगों को देखकर बोलती है, देख भावना, यहाँ इन सारी लड़कियों को मेकअप आर्टिस्ट प्रीति सिखा रही है, वो ट्रेन कर रही है इन सबको। अरे यार, यहीं से सीख सीख कर आज वो यहाँ जॉब कर रही है। मैं भी इन्हीं की तरह सीखना चाहती हूँ। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मजा आता होगा ये सब करने में। चल तू पहले अपना नंबर लगा, नहीं तो पीछे से कोई हमारे आगे निकल जाएगा। ऐसे ही वो दोनों इंतजार कर रहे थे। तभी आलिया के बॉयफ्रेंड लकी का कॉल आता है। वो उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन आलिया उसे साफ मना कर देती है और फोन को कट कर देती है। लेकिन जैसे आलिया की फ्रेंड भावना थी, सेम वैसे ही लकी का फ्रेंड विकी भावना का बॉयफ्रेंड था। जब आलिया कॉल को कट करती है तो उसके बाद लकी विकी को भावना को कॉल करने के लिए बोलता है। विकी भावना को कॉल करता है और भावना विकी का कॉल रिसीव करके बोलती है, हेलो। हेलो भावना, आलिया तुम्हारे साथ है क्या? हाँ मेरे साथ ही है, क्यों क्या हुआ? अरे उसे लेकर तुम मेन रोड के पास वाले मॉल में आ जाओ ना। लकी को आलिया से मिलना है और मुझे भी तुमसे। अरे यार, हम किसी काम की वजह से बाहर हैं। वो काम खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए तुम दोनों वहाँ से चले जाओ। यार हम दोनों यहाँ इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारे बहाने ही खत्म नहीं हो रहे। ओ हेलो, मैं कोई बहाना नहीं कर रही। वो आलिया ने पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया है और हम वहीं हैं। आलिया भावना की बातें सुनकर उसके हाथों से फोन ले लेती है और विकी कॉल पर बोलता है, तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेकअप की पड़ी है। ओ मिस्टर, जरा जुबान संभाल कर बात करो। लड़कियाँ मेकअप और बॉयफ्रेंड दोनों को अपनी जगह रखती हैं और दोनों में बैलेंस बनाकर चलती हैं। और इस चीज को लेकर एक टाइम पर भावना तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन मैं नहीं। तो अपने दोस्त लकी से बोल देना कि आलिया उससे ज्यादा मेकअप से प्यार करती है। आलिया इतना बोलकर कॉल को कट कर देती है। तभी भावना बोलती है, तूने उससे कुछ ज्यादा ही सुना दिया पागल। अब वो दोनों लंगूर नाराज होकर बैठ जाएंगे। उसने बोला कैसे कि बॉयफ्रेंड से ज्यादा मेकअप पसंद है? मैंने तो सच ही कहा था, मेकअप पसंद है मुझे। जैसे वो दोनों बेवड़े, वैसे ही तू भी है। उन दोनों के पिनकाने पर पिनक जाती है। मैं मेकअप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। अगर आज मुझे सिर्फ मेकअप के लिए आना होता तो एक बार को मैं मेकअप स्किप करने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ अपने कोर्स के बारे में बात करने आई हूँ, तो बात बहुत जरूरी है। अब उन दोनों को कौन समझाए? जरूरत ही नहीं है समझाने की, समझ जाएंगे अपने आप। इतना कहकर आलिया अपना मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब करवाती है। उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट प्रीति से कोर्स के बारे में बात करते हुए बोलती है, मैडम, मैं भी ये कोर्स सीखना चाहती हूँ। आप मुझे कोर्स का ड्यूरेशन और फीस बता दीजिए। अगर सीखना चाहती हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग एंड कोर्स दोनों साथ में होगा। तुम्हें पूरा दिन यहाँ सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुमसे कोई चार्ज नहीं लूंगी। बस 6 महीने ट्रेनिंग और उसके बाद फिर मैं तुम्हें अपने ही पार्लर में जॉब पर रख लूंगी। बोलो मंजूर है? वाओ, ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे लिए। मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूँगी। ठीक है, आप कल से ही शुरू कर दो। थैंक्स मैडम। इतना बोलकर आलिया और भावना खुशी खुशी घर आते हैं। आलिया अगले ही दिन से कोर्स सीखना शुरू करती है, लेकिन वो इन सब के बीच अपने बॉयफ्रेंड लकी को पूरी तरह अवॉइड करती है। उसका कॉल नहीं उठाती और ना ही उसके मैसेजेस का रिप्लाई देती। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता है और लकी उससे बहुत परेशान हो जाता है। लकी भावना को कॉल करके आलिया से बात करवाने की कहता है। शाम को जब आलिया घर आती है, भावना उसका पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही होती है। भावना उसे देखते ही उसके साथ कमरे में जाकर उसे सारी बात बताती है। आलिया उसकी बात सुनकर बोलती है, अगर मैं उसका कॉल अटेंड नहीं कर रही, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, तो उसे समझना चाहिए ना कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी। देख, तेरी बात भी ठीक है, लेकिन उसे इस तरह सताना भी अच्छा नहीं है।
उसने बताया कि आखिरी बार तूने पार्लर अपॉइंटमेंट वाले दिन ही उससे बात की थी और उस दिन उसने तुझे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन तू गई नहीं। वो और विकी हम दोनों का रात तक इंतजार कर रहे थे। क्या रात तक? पागल है क्या वो दोनों? इसीलिए कह रही हूँ मैं कि एक बार बात कर ले उससे मिलकर। लेकिन कल तो बहुत काम है मुझे। हद करती है यार, एक दिन काम नहीं करेगी तो क्या चला जाएगा? तेरी मेकअप की दुनिया तबाह नहीं होगी। चल कोई नहीं, मैं उसे फोन करके बोल देती हूँ कि कल मुझसे मिले। हाँ ठीक है। इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद आलिया लकी को कॉल करके कल मिलने के लिए बोलती है। अगले दिन लकी उसका इंतजार कर रहा होता है। आलिया उसके पास आकर उसे बोलती है, बोलो लकी, क्या हुआ? मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो फटाफट से बता दो कि क्या बात करनी है। तुम कब से मुझसे ऐसे बात करने लगी आलिया? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ था। तुम इतना क्यों बदल गई आलिया? देखो, अगर तुम्हें यही बकवास करनी है ना, तो भगवान के लिए मेरा टाइम खराब मत करो। काश तुम ना ही आती तो अच्छा रहता। कम से कम मुझे ये सब सुनने को तो नहीं मिलता। मुझे तुम्हारे करियर से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ना हमेशा से यही ड्रामा रहा है। और एक बात ना कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, लेकिन मेकअप के बिना नहीं रह सकती। मेकअप मेरी दुनिया है, मेरा पैशन है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। ठीक है, फिर तुम मुझसे दूर ही रहो, लेकिन आगे बढ़कर मुझे दोबारा मत देखना। मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय बाय फॉरएवर। इट्स ओके, तुम खुश रहो। तुम्हारी ओर से ब्रेकअप, लेकिन मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक मेकअप आर्टिस्ट। इतना बोलकर लकी और आलिया अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। 6 साल बाद आलिया एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनती है और लकी भी एक बिजनेसमैन बनता है। एक दिन आलिया का इंटरव्यू टीवी पर देखकर लकी बहुत खुश होता है। आलिया इंटरव्यू में अपने मेकअप से ब्रेकअप तक की कहानी बताती है और वो अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट लकी को देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।